नमस्कार और स्वागत है आपका हेल्थ टॉक में। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल्स। आज आपके सामने आया हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने के लिए जिसका अगर हम नाम सुने तो हमको डर लगता है। यस, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि धीमे धीमे हमारे देश में काफ़ी बढ़ रही है। और उन कैंसर्स में भी कई प्रकार के कैंसर्स हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है वो है बड़ी आंत का कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर। और उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुविराज जॉन। वेलकम सर। धन्यवाद। डॉक्टर जॉन का अगर मैं इंट्रोडक्शन देने लगूँगा तो बहुत बड़ा होगा, पूरा हमारा मैसेज उसी में ख़त्म हो जाएगा। सर इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम CMC वेलोर और इस समय एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर जॉन, बड़ी आंत का कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर, इसके स्टैटिस्टिक्स कैसे हैं हमारे इंडिया में, इसके कितने केसेस हैं, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे प्लीज़। जी, एक ज़माने में बड़ी आंत की कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर जो अंग्रेज़ी में हम बताते हैं, ये एक वेस्टर्न डिजीज़ माना जाता था। यस। सरकार के जो लेटेस्ट आंकड़े जो हैं उसमें हमें पता चला है कि ये ओवरऑल ये 5वें नंबर पे है हमारे देश में, भारत देश में। औरतों में 3रे नंबर पे और मर्दों में 4थे नंबर पे है ये। और ये पिछले जो पब्लिकेशन से ये 3-4 रैंक्स ऊपर जा चुका है। तो दिस हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमनेस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर नाउ। इसका एक डरावना जो एक शिफ्ट हुआ है कि ये एक नौजवानों में भी है, इसकी जो इंसिडेंस बढ़ गई है। इसके कारण जो है अनेक हैं। एक ज़माने में कैंसर को एक निश डिजीज़ मानी जाती थी, आज एक ऑलमोस्ट एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी एक हो गया है, क्योंकि ये मोटापे के साथ इसके जो आंकड़े बढ़ चुके हैं अलॉन्ग विद अदर कैंसर्स। ख़ासतौर कुछ लोगों में जहां उनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ हो, इनमें आपको मालूम है कि कैंसर को पैदा होना और भी आसान है। जहां फैमिलियल टेंडेंसीज हो, स्पोरैडिक कैंसर्स के कंपैरिजन में ये और कॉमन है इन फैमिलीज़ में, ख़ासतौर फैमिलियल एड्रोमेटस पॉलीपोसिस FAP, और कुछ नॉन पॉलीपोसिस सिंड्रोम्स में भी ये कॉमन होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हम लोग अगर कहें कोलोरेक्टल कैंसर, क्या ये बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है कि अक्सर कैंसर की जो मेजॉरिटी इसकी जो लाइफ स्पैन होती है एसिम्टोमेटिक होती है, जहाँ कोई कंप्लेंट नहीं होता मरीज़ को। जब मरीज़ अक्सर हमारे पास आते हैं तो उनको पेट में वेग, डिस्कम्फर्ट, पेन, पर उसके पहले उनकी जो बावल हैबिट्स होती है, जो बाथरूम हैबिट्स होती हैं, उसमें बदलाव होती है। कुछ लोगों में या आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, कुछ लोगों में डायरिया शुरू हो जाता है। अच्छा। और कुछ लोगों में ब्लड भी आता है। अल्टरनेट होता है जी, कि कुछ दिन तक डायरिया, कुछ दिन तक कॉन्स्टिपेशन, ये भी होता है। और एक सेंस ऑफ, जहाँ नीचे वाले हिस्से में जब आपको बड़ी आंत में कैंसर होती है, सेंस ऑफ इनएडिक्वेट डिफिकेशन, बाथरूम पैखाना जाने के बाद में भी हैं आप, लेकिन पूरा साफ नहीं हुआ, खिल के नहीं हुआ, आपको लगता है कि अभी भी मोशन बाकी रहता है। और साथ में खून या बलगम जैसे या पीप आना आपके मोशन के साथ, तो इसमें ज़रूरी है कि आप मेडिकल अटेंशन कीजिए। और जहां आंत में कैंसर राइट साइड या शुरू में होती है, उन लोगों में जो है अनीमिया वो भी जो है कॉमन है, और या ओवरऑल सेंस ऑफ वीकनेस। तो 6 हफ्ते से ज़्यादा यदि आपके बावल हैबिट्स में चेंज आ जाती है, जैसे आपने जिक्र किया कि ऑल्टरनेट कब्ज़, दस्त, या आपका रूटीन ही चेंज हो गया, कब्ज़ ज़्यादा हो गया है या दस्त ज़्यादा हो गया, पैखाने में खून जाना या बलगम जैसे जेली म्यूकस जाता है, जहाँ आपकी ब्लड का जो लेवल है हीमोग्लोबिन गिर जाता है, या वेग एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन जो जाता नहीं है 6 हफ्ते से ज़्यादा, तो आप ज़रूर एक मेडिकल अटेंशन आप लीजिए। एक सिंपल जांच जो होती है 15-20 मिनट लगता है, कोलोनोस्कोपी हम लोग बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी, और ये दिस इज़ अवेलेबल इन मोस्ट हॉस्पिटल्स। और मेडिकल फिटनेस के बाद में ये जांच की जाती है और आपको उसी वक्त ही उसका डायग्नोसिस मिल जाता है यदि है, और डॉक्टर साथ में एक एंडोस्कोपी भी कर लेते हैं। तो रैपिड डायग्नोसिस उसके जो है 4 घंटे में भी मिल सकती है आपको, या 5 या 6 दिन बाद में आपको रिपोर्ट मिल जाती है बायोप्सी की। सबसे बड़ा जो है, लोग डरते हैं इस खबर को सुनने के बाद में, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
बड़ी आंत की कैंसर में एक बहुत अच्छी चीज़ है, कैंसर में आपको वैसे ज़्यादातर हम लोग अच्छी चीज़ बता नहीं सकते कि ओवरऑल 50% में क्योर है। वाह, ये दूसरे कैंसर में आपको ज़्यादातर मिलता नहीं है, और ये एक अच्छी बात है कि यदि आप जल्दी आ जाएं तो आपका क्योर का रेट जो है बढ़ जाता है। कोलोरेक्टल कैंसर क्या फेमिलियल है? क्या ये एक ही वंशानुगत चलता है? आपके मदर फादर को है, आपको आने का चांसेस ज़्यादा होगा? जी, ज़्यादातर ओवरऑल कैंसर्स में, बड़ी आंत की कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर में द मेजॉरिटी 95% या जो इससे ज़्यादा जो है वो स्पोरैडिक होती है, वो रैंडमली डेवलप होती है, कोई ख़ास वजह आप बता नहीं सकते हो। पर इन अबाउट 2 to 5% लोगों में एंड आपको ये फेमिलियल होता है, इनहेरिटेड हो सकती है, एंड इसमें भी 2 किस्म के होते हैं। कुछ लोगों में हमें जेनेटिक कारण मालूम है, जैसे FAP, फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस सिंड्रोम, जिसमें बड़ी आंत की कैंसर और बाकी जगहों में भी कैंसर की इंसिडेंस बढ़ जाती है। यस। और HNPCC जो हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस की सिंड्रोम होती है, जहाँ पॉलिप्स नहीं बनती। मैंने पॉलिप्स का जिक्र किया, ये पॉलिप्स होती है छोटी पॉलिप्स, हाँ, वही मैं गांठें पूछ रहा होती हैं आपके बड़ी आंत की दीवार में पैदाइश होती हैं, जैसे छोटे फूल गोभी होती हैं। हाँ, और इनका जो एक नकारात्मक प्रभाव है, चाहे वो जेनेटिक हो या फैमिली में हो या रैंडमली डेवलप हो, यदि इनको छोड़ा जाए तो ये ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं कैंसर्स में। और यदि आप, इसकी अट्रैक्शन ये है, इसकी एक अच्छी बात ये है कि यदि आप समय पे जल्दी आप पॉलिप को डिटेक्ट किया जाए तो मिनटों में इसको निकाला जाता है दूरबीन के द्वारा, और आप कैंसर से पूरी तरह से बच जाते हो। वाह। इस कारण मैं अगली बात पे आता हूँ कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने घोषित किया है कि कोई भी शख्स 45 साल के बाद में हर 10 साल आप अपना जो है बड़ी आंत की एंडोस्कोपी, जो कोलोनोस्कोपी जो है, आपको करना चाहिए अप टिल द एज ऑफ 75 या 85। जिन लोगों में उनके परिवार में कैंसर, खासतौर पे कोलन कैंसर या रेक्टल कैंसर हो, उनको मे बी एवरी 5 years करना चाहिए, एंड ऑल्सो 5 साल प्रायर टू द लास्ट फैमिली मेंबर जिसको उनकी उम्र देखी जाए। जब मान लो उनका उम्र एट द एज ऑफ 35 था, तो बाकी लोग थोड़ा जल्दी आप शुरू कर सकते हैं अपने एंडोस्कोपी, और फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। और भी सुविधाएं हैं, जैसे CT कोलोनोग्राफी आ चुका है आज, आपको स्टूल टेस्ट हैं। स्टूल टेस्ट अक्सर आपको जो है हर साल करना चाहिए। आज एक DNA वाला टेस्ट भी आ गया, जो स्टूल वाला, जो हर 3 साल आप कर सकते हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि स्टूल टेस्ट से, आई थिंक नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए हम बोल सकते हैं, पॉटी का टेस्ट करने से कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल कर सकते हैं, या उसकी मदद कर सकते हैं, जहां हम एंडोस्कोपी का इंडिकेशन डिसाइड कर सकते हैं। एक सरल टेस्ट है स्टूल ओकल्ट ब्लड, जहां आप पैखाने में खून का होना नॉर्मल नहीं है, यदि खून मिले तो आप फिर एक एंडोस्कोपी करके आप क्लैरिफाई करोगे कि इसका वजह क्या थी। ओके। तो ये हर साल, यदि आप कोई भी शख्स 45 साल के बाद में, आप हर साल एक बार एक टेस्ट कर लीजिए। यदि नेगेटिव है तो आपको कुछ करना नहीं है अगले साल तक। अब DNA वाला टेस्ट आ गया, जो और स्पेसिफिक है, जो कैंसर मार्कर्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो हर 3 साल में एक बार कर सकते हैं आप। और यदि वो पॉजिटिव आए, फिर आप एक एंडोस्कोपी करके आप बीमारी का होना या ना होना आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो कोलोरेक्टल कैंसर है, ये किन किन श्रेणी के लोगों को ज़्यादा होता है? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर इट? जैसे कि मैंने बताया है, मेजॉरिटी लोगों में 95% एंड अबव, उनमें जो है आपको कोई खास वजह नहीं मिलेगी। पर अभी देखा गया है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस, जैसे आपके मोटापा है, खासकर जो लोग स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा, या पान पराग, गुटखा, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो है इनके आंकड़े बढ़े हुए हैं। और साथ में अल्कोहल का भी लिंक है। एंड जब कुछ बीमारियां, जैसे इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज है, जब बड़ी आंतें या छोटी आंतों के हिस्से जो है इन्फ्लेम हो जाती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज, उनमें जो है सामान्य लोगों से उनकी इंसिडेंस ज़्यादा है। और फिर जो आपने बताया है, जहाँ फेमिलियल सिंड्रोम्स होती हैं, पॉलीपोसिस एंड नॉन पॉलीपोसिस सिंड्रोम्स में, वहाँ जो है कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस रिस्क के अनुसार आप अपने स्क्रीनिंग टेस्ट भी एडजस्ट करते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन में हर 10 साल में एक एंडोस्कोपी करा लीजिए, या हर साल आपका स्टूल का ओकल्ट ब्लड टेस्ट कर लीजिए। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। और डिटेल में आपको चाहिए तो आप अपने फिजिशियन, लोकल फिजिशियन या सर्जन से बात कीजिए, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे।
ये जो आजकल हम काफ़ी स्वतंत्र सोच रखते हैं, काफ़ी लोग नए ख्यालात के हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमको सेंसिटिव हैं बट हमको बात करनी चाहिए. आई वुड वांट टू डिस्कस इट आउट राइट नाउ. इज़ इट एनी हाउ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्स टू अदर्स? क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है? एंड विल अ पर्सन हु इज़ इंगेज्ड in any kind of anal sex or anything, can they get it? What is the connection with that? देखिए, फॉर्चुनेटली कैंसर की इसमें ट्रांसमिशन का कोई अभी पब्लिश रिकॉर्ड नहीं है. मैं Okay. उसमें कहता हूँ कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है. पर जो आपने जिक्र किया है, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल लोगों का बदल रहा है और कुछ कम्युनिटीज़ में यदि आपको एनल सेक्स से लोग इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ आपको कुछ वायरल प्रॉब्लम शुरू होती है. जैसे आपको मालूम है HPV वायरस की ट्रांसमिशन होती है. उन लोगों में आपको पेरिएनल या एनल वॉट्स पैदा होती हैं, जो आगे जाके आपको एनल कैंसर की जो शुरुआत भी होती है, और ये भी उसी एरिया में एक कैंसर माना जाता है प्रमुख तौर से. तो आर यू टेलिंग कि HPV वैक्सीनेशन जो है वो आपको कैंसर से बचा सकता है? इवन एनल एंड ओरल HPV वायरस की ट्रांसमिशन होती है. वैक्सीनेशन आपको मालूम है यंग गर्ल्स फ्रॉम द एज ऑफ टीनेज में से लेके इवन अप टू द एज ऑफ 40 कहते हैं आपको, इवन बॉयज एंड जेंट्स को आजकल HPV वैक्सीन को जो है लगवाना चाहिए. ये एक स्पेशल डिस्कशन हमने आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि हम बचाना चाहते हैं कि नई जनरेशन को हमको बचाना है, उन तक हमको पवित्र ग्रंथ को पहुंचाना है और उनको प्रोटेक्ट करना है. HPV वैक्सीनेशन हर एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है. 9 to 16 या 20-25 ईयर्स के लिए जितना जल्दी लगाएंगे वो बेहतर होगा. स्पेशली मासिक धर्म स्टार्ट होने के आसपास बेहतर होता है. और ये बॉयज़ को भी एनल कैंसर या फिर ओरोफेरेंजियल कैंसर से बचाता है, इसलिए बच्चों को भी, बॉयज़ को भी ये वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए. कम से कम एक टीका इसका ज़रूर लगाना चाहिए. आज अगर पूरे डिस्कशन को भी आप भूल जाएं, लेकिन अगर आप अपने परिवार में बच्चों को HPV वैक्सीन लगवा सकते हैं तो मुझे इस प्रोग्राम को करने की बहुत खुशी होगी. आई वांटेड टू ब्रिंग दैट पॉइंट टू द जनरेशन. ट्रीटमेंट, कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे प्लीज़. जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो कॉन्फर्मेशन जान से होती है एंडोस्कोपी से, और कॉन्फर्मेशन होती है हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी से. जैसे ही इसका कॉन्फर्मेशन हो जाए तो हम आजकल एक MDT मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट टीम के द्वारा की जाती है, और इसमें जो है आपके ऑन्कोलॉजिस्ट फिजिशियन भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी होते हैं, पैलेटिव फिजिशियन भी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं. और इसमें जो हम लोग तय करते हैं कि मरीज़ की जो स्टेज के अनुसार, तो एंडोस्कोपी बायोप्सी के बाद में आपका CT स्कैन या MRI होगा आपके बीमारी की लोकेशन के अनुसार, और कुछ कभी ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कैंसर मार्कर्स होती हैं, CEA कास्टो एम्ब्रियोनिक एंटीजन फॉर कोलोरेक्टल कैंसर. इसकी जो मार्कर टेस्टिंग भी करते हैं हम, ताकि फॉलोअप में इसका महत्व है. तो ये जो आप बता रहे हैं कि CEA बायोमार्कर है कैंसर के लिए है, जो कि हम लोग ब्लड में टेस्ट करना है, ये कहाँ कहाँ फैल जाता है? कोलोरेक्टल कैंसर कहाँ कहाँ पहुँच जाता है? आप तो कोलोरेक्टल कैंसर जो है लाइक अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स आपको खून के माध्यम से आपके पूरे शरीर में कहीं भी फैल सकता है. फेफड़ों में, कलेजे में, आपके हड्डियों में, दिमाग में भी फैल सकता है, और लिम्फ नोड के द्वारा भी ये पेट के लिम्फ नोड की पूरी नेटवर्क से फैल सकता है, और आपके बाकी लिम्फेटिक सिस्टम में भी जा सकता है. और लोकल स्प्रेड भी होती है. लोकल स्प्रेड का सबसे बड़ा जो हमें कंसर्न है वो होती है रेक्टल कैंसर में, विच इज़ ऑलमोस्ट द मेजॉरिटी ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर्स, क्योंकि वहाँ जो है आपकी जेनेटो यूरिनरी और एनल फंक्शन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. ना बल्कि कैंसर से, पर कभी कभार उसके इलाज से, क्योंकि रेक्टल कैंसर में आपको सर्जरी, जो आजकल हम लोग ओपन सर्जरी के अलावा अधिकतर हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से भी कर रहे हैं. लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मरीज़ का जो है सर्जरी उचित तरीके से किया जाता है. जो लोग इस फील्ड में हैं तो उनको CME और TME जो शब्द जो है, इनको जो है आप लोग इस शब्दों का जो है एक्सपीरियंस होगा
कैंसर सर्जरी एक अलग ही एक किस्म की सर्जरी होती है आम सर्जरी से, जहां आपको कुछ टारगेट्स हासिल करने पड़ते हैं। तो कोलन कैंसर में हमें कुछ एक अलग तरीके से करना पड़ता है, जहाँ आप बीमारी उसके सारे जो लोकल एरिया की स्प्रेड जो हो सकती है, जड़ और उसकी लोकल स्प्रेड जो होती है, लोकल रीजनल स्प्रेड जो होती है, उसको पूरी तरीके से इंटैक्ट निकालते हो और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हो। टेस्टिंग में हमें ये मालूम पड़ेगा कि बीमारी की एग्जैक्ट स्टेज क्या है और उसके अनुसार आगे का इलाज, यदि वो कीमोथेरेपी हो, रेक्टल कैंसर में रेडियोथेरेपी का भी जो इन्वॉल्वमेंट है, और ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है कि खासतौर रेक्टल कैंसर में यदि स्टेजिंग एक्यूरेटली हो जाए, जो अक्सर हम लोग MRI और कुछ लोगों में CT स्कैन के माध्यम से करते हैं, तो मरीज़ को सर्जरी के पहले हम लोग रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी देते हैं, जहां ट्यूमर पिघल जाती है और सर्जरी की सक्सेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है और क्योर रेट भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। जैसे मैंने कि पहले बताया कि ओवरऑल अप टू 50% ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो क्योरेबल है, और यदि आप जल्दी पहुंचे अस्पताल में या डॉक्टर के पास और जल्दी डायग्नोज हो तो ये क्योर रेट और भी बढ़ जाता है। तो ये जो है अट्रैक्शन से एक आधुनिक समय में जब सुविधा है रैपिड फास्ट डायग्नोसिस का, और बाकी जो है हाई क्वालिटी सर्जरी का, जिसमें से रिकवरी क्विक है, क्योंकि जब कोलोरेक्टल कैंसर की सर्जरी हम लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, रोबोटिक करते हैं, 2 या 3 घंटे बाद में मरीज को हम चलाते हैं। हाउ कॉस्टली दिस सर्जरी एंड ट्रीटमेंट कैन बी, कितना महंगा पड़ जाएगा? हमारा जो इंडिया है वो 2 इंडिया है, एक ब्लेसेडली काफ़ी फास्ट ग्रो हो रहा है, जहाँ पे काफ़ी बिलियनियर्स जुड़ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, बट यस एक बड़ा समूह एक ऐसा है जो कि पावर्टी की तरफ भी पुश हो रहा है, जो कि बहुत गरीब समुदाय है। उन लोगों के लिए एक ये जानना ज़रूरी है, इस कैंसर का ट्रीटमेंट कितने हद तक कॉस्टली हो सकता है, एंड हाउ डू वी मैनेज दैट? खर्चे के पहले मैं थोड़ा आपको एक फाउंडेशन देना चाहता हूँ कि जो कैंसर सर्जरी है, चाहे वो आप पुराने टेक्निक से, किसी ओपन टेक्निक से किया जाए या आधुनिक लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जिकल के माध्यम से किया जाए, तो एक तरीके होते हैं वो, और ये सर्जरी एक MDT टीम के अंदर होना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छा मिले। उस टीम से कीजिए जहां टीम के मेंबर जो उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो और एक्सपर्टीज़ हो। तो हम अपने अस्पताल की मैं बात करना चाहूँगा, सर गंगाराम हॉस्पिटल में हमारा वहाँ एक टीम या फैमिली अप्रोच है, जहाँ एक ट्यूमर बोर्ड होती है जो रूटीनली मिलती है रेगुलरली, और उस केस का जो है डिस्कशन पहले टीम मेंबर के साथ हो जाती है, जहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है मरीज़ और उसके फैमिली के साथ रखा जाता है। वो एक हिस्सा होता है टीम का, मरीज़ और उनके फैमिली मेंबर्स, वो सारी डिटेल्स, ऑल्टरनेटिव्स, बेनिफिट्स, रिस्क्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉस्ट का भी जो भी मेंशन होता है। हमारे हॉस्पिटल में बीइंग अ ट्रस्ट रन चैरिटेबल हॉस्पिटल, हमारे पास जो है कम से कम 6 या 7 कैटेगरीज के इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं। तो आपको जो बिल्कुल ही सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी, जो इकोनॉमिकल वीक सोसाइटी जो है, उनके लिए भी हमारे पास बेड्स हैं। फिर जो मरीज़ जो पे कर सकता है, चाहे वो लोअर क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, अपर क्लासेस से हो, सारे ऑप्शन है, तो उनके सामने ये ऑप्शन बताते हैं। हमारे फाइनेंशियल काउंसलर्स हैं, वो उनके साथ बैठ के इसका डिस्कशन किया जाता है। इन अ वे आर वेरी वेल कवर्ड, मतलब इंश्योरेंस में कवर भी होता है? जी, ओके, इसमें कवर है। और एक एडिशन में ये देना चाहूँगा कि क्योंकि आजकल लैप्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो चुका है। हर बड़े अस्पताल में आपको एडवांस लैप्रोस्कोपिक टेक्निक्स मिलेंगे। हमारे अस्पताल में जो एंडोविजन है, आजकल हम लोग 4K रेजोल्यूशन पे 3 डिमेंशनल फॉर्मेट पे काम करते हैं। रोबोटिक सर्जरी में 4K एंड 3 डिमेंशन भी आ चुका है, एंड सो इसके माध्यम से आपकी सर्जिकल टेक्निक और प्रिसिशन जो है वो काफ़ी हाई हो गया है। तो हम लोग जो है, हमारी प्रार्थना, हमारी पूरी कोशिश और उम्मीद रहती है कि मरीज़ को क्योर दिया जाए, क्योंकि वो एक बार बच जाए तो उनकी लाइफ और हेल्थ सेव हो जाती है। तो कॉस्ट इज़ अटैच टू द टेक्नोलॉजी, पर एक खुशी की ये बात है कि आज हम 2nd जनरेशन रोबोट्स भी आ चुके हैं। लास्ट वीक ही हमारे अस्पताल में जो है नया 2nd जनरेशन रोबोट आ गया है। आई मीन आई वुड से 2nd जनरेशन माने जो है, पहले एक कंपनी थी जो पूरी रोबोटिक सर्जिकल मार्केट को कैप्चर कर चुकी है, आज एडिशनल कंपनीज आ चुके हैं। इन मेनी सेंसेस पहले कंपनी में देखा जाए उनका जो 4th जनरेशन रोबोट था उनके पास, आज नए कंपनीज आ चुके हैं, और उसका भी जो हमारा जो है सिस्टम में एडिशन हो गया। तो हमारे अस्पताल में 2 रोबोटिक सिस्टम है, तो कॉस्ट भी हमने एडजस्ट किया हुआ है, और मरीज के सामने हम लोग कॉस्ट भी रखते हैं, एंड दे चूज़।
विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि डिमांड की नहीं डॉक्टर साहब हमारे रोबोटिक सर्जरी है चाहिए, Yes. वहाँ हम उनको वो प्रोवाइड कर लेते। तो खुशी की ये बात है कि आज सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आजकल स्टेट वाले से आपको आंध्र प्रदेश में आपकी लोकल, तेलंगाना में आपके लोकल ऑप्शंस भी हैं, आयुष्मान भारत का भी हमारे पास ऑप्शन है हमारे अस्पताल में। तो जहाँ भी आपको इकोनॉमिकली वीकर आपको ये एक प्रॉब्लम हो, हम उनको हेल्प भी करते हैं, और जहाँ बिल्कुल ही मरीज़ हेल्प नहीं कर पाता वहाँ हमारे पास फ्री ऑप्शंस भी हैं। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। समाज को खुश और हेल्दी रहने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एक बीमारी से कैसे बचें, एंड बचने के लिए खाना, क्या खाना ज़रूरी है, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका हम डिस्कशन ज़रूर करना चाहेंगे। मेरे व्यूअर्स ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि व्हाट शुड वी ईट और व्हाट नॉट टू ईट टू स्टे अवे फ्रॉम कोलोरेक्टल कैंसर। धन्यवाद मैं आपको करना चाहूँगा इस बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। भारतीय परंपरा में हमारा जो डिफ़ॉल्ट डाइट है वो वेजिटेरियन है। आधुनिक युग में नॉन वेजिटेरियन डाइट का जो मात्रा बढ़ी है पॉपुलेशन में, इसमें जो नकारात्मक डाइट जो होगा वो होगा रेड मीट्स, जहाँ फैट का कंपोनेंट ज़्यादा हो, और साथ में अल्कोहल, स्मोकिंग, स्पाइसेस, और इनके साथ यदि आप लगातार सालों भर ले लें तो कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। आई थिंक दैट्स अ वेरी करेक्ट पॉइंट। एंड इंक्रीज रफेज, आई थिंक खाने में हम लोग जितना ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ रफेज रखेंगे तो दैट इज़ अ फाइबर, हाई फाइबर कंटेंट रखेंगे, दैट इज़ गुड फॉर द कोलोरेक्टल कैंसर। आई थिंक आई अंडरस्टैंड दैट। आज हमने डॉक्टर साहब से बात की एंड ही इज पुट इट इन अ वेरी क्लियर कट फॉर्मेट। कोलोरेक्टल कैंसर से आपको बचना है तो बाइबल की कुछ आयत को, वर्सेस को हमको नहीं भूलना है। वेजिटेरियन फूड इज़ गुड एंड टेक माई वर्ड्स, बाइबल भी ऐसे ही बोलती है। हाँ, शायद आप चौंक रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने भी अपने जीवन में फिश या एक मछली को ज़्यादा खाया था, एंड रेड मीट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोगों ने कम खाने की सलाह दी हुई है। और इस चीज़ को अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए प्रोवर्ब्स 23:2, प्रोवर्ब्स 23:20 एंड प्रोवर्ब्स 23:21। आपको रेड मीट से दूर रहना है बिकॉज दैट इज़ बैड फॉर योर बॉडी। नंबर्स गिनती 11 और उसकी 33 और 34 अध्याय में प्रभु ने 2000 लोगों को बीमारी से ख़त्म हो गए थे क्योंकि उन्होंने नॉनवेज खाने की तरफ अपनी ज़्यादा आसक्ति दिखाई थी। यस, आपकी हेल्थ के बारे में हमारी ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसको मानिए। एंड कोई भी अगर डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप पे 8106127447 पे ज़रूर पूछिए। स्मोकिंग, स्पिरिट्स, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, शुगर, सॉल्ट एंड स्पाइसी फूड, स्मोक्ड फिश, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, हेल्दी रहिए। प्रॉपर स्लीप आपको ज़रूर होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को याद रखिए। एंड फाइनल एस, सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहना है। ये 10 एस आप अपना फॉलो करिए और हमारे प्रोग्राम को 11th एस, शुभ संदेश को हर समय देखते रहिए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू कीप यू हेल्दी, हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। एंड हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद अपने 12th एस डॉक्टर सुविराज साहब को यहाँ पे आने के लिए, और हम इनको दोबारा वेलकम करेंगे एक दोबारा किसी एक प्रोग्राम के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड एनी क्वेश्चन, feel free to put it on the comment box. We'll get back to you. I am Dr. Ashish Chauhan signing out today for you. Take care. God bless. Namaskar.